बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 56 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड, यानी इंजंक्शन कब रिफ्यूज़ की जाएगी। अब इसमें सब क्लासेस दिए गए हैं ए से लेकर के तक, जिसमें बताया गया है कि इन टाइप ऑफ केसेस में या सिचुएशंस में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी, इंजंक्शन रिफ्यूज कर देगी। अब सेक्शन 56 कहता है इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। नीचे वाले दिए गए केसेस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं हो सकती। अब नीचे वाले केसेस ए से लेकर के तक हैं, जो हम एक एक करके एग्जांपल से समझेंगे कि इन टाइप ऑफ केसेस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं हो सकती। अब ए में कहता है टू स्टे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट इन व्हिच इंजंक्शन इज sought unless such restraint is necessary to prevent the multiplicity of proceedings। इसमें कहता है कि किसी भी सूट की अदालती कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में पेंडिंग हो, लेकिन अगर वो मल्टीपलिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रखने के लिए ज़रूरी हो तो रोका जा सकता है, लेकिन किसी भी अदालती कार्रवाई को कोई भी बंदा रोक नहीं सकता। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ प्लेंटिफ हैज फाइल्ड सूट अगेंस्ट यू, यू कैन नॉट बी ग्रांटेड इंजंक्शन टू स्टे दीज प्रोसीडिंग्स। अगर किसी भी प्लेंटिफ ने आपके खिलाफ कोई सूट फाइल की है तो आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग चलेंगी उनके लिए आप इंजंक्शन नहीं ले सकते कि इस प्रोसीडिंग्स को रोका जाए मेरे खिलाफ। आपको भी उस कानूनी तरीके से कोर्ट में जाके जवाब देना पड़ेगा, वकील हायर करना पड़ेगा। आप जाके इंजंक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, सू नहीं कर सकते हो कि इसकी प्रोसीडिंग्स को रोका जाए। और बी में कहता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट विल नॉट ग्रांट इंजंक्शन टू हायर कोर्ट और सेम कोर्ट। इसमें कहता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो अपने से ऊपर वाली कोर्ट को या फिर अपने जैसी कोर्ट को इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। अब मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट में आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी हाई कोर्ट को कि आप ये प्रोसीडिंग्स रोक लो। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो हाई कोर्ट उसको इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है कि ये प्रोसीडिंग्स रोक लो। तो एग्जांपल में कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन नॉट ग्रांट इंजंक्शन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन ग्रांट इंजंक्शन टू सिविल कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती, लेकिन वो सिविल कोर्ट को इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। इसी तरह सिविल कोर्ट को इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। और सी में कहता है टू रेस्ट्रेंट पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी आप किसी भी बंदे को किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करने से नहीं रोक सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी बंदा पुलिस स्टेशन जा रहा है किसी जुर्म के खिलाफ एफआईआर लिखवाने या कोर्ट जा रहा है तो आप उसके खिलाफ भी इंजंक्शन नहीं ले सकते, इसको रोका जाए कि ये पुलिस स्टेशन ना जाए या कोर्ट ना जाए। डी में कहता है कि टू इंटरफेयर विद पब्लिक ड्यूटीज ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और विद द सोवरेन एक्ट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। इसमें कहता है कि अगर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको भी आप नहीं रोक सकते, या उनको रोकने के लिए आप इंजंक्शन नहीं ले सकते, कोर्ट भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। यानी अगर कोई भी गवर्नमेंट है, फेडरल है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और वो गुड फेथ से कोई काम कर रहे हैं तो आप उनका काम रोकने के लिए उनके खिलाफ इंजंक्शन के लिए सू नहीं कर सकते और कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी इस सिचुएशन में। अब फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो रोड बना रहे हैं आपकी ज़मीन से, अगर कोर्ट जाते हो ये कहते हो कि ये जो गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से रोड बनाया जा रहा है, ये मेरी ज़मीन से बन रहा है और मेरा राइट वायलेट किया जा रहा है, तो कोर्ट उसी वक्त आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। तो कोर्ट उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाएगी, नोटिस करेगी। अगर वाकई आपका राइट वायलेट हो रहा है तो उस सिचुएशन में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर देगी, लेकिन जल्दी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। इसी मिसाल में अगर कोई आम बंदा आपकी ज़मीन से रोड बना रहा है या गुजर रहा है तो आप कोर्ट जाते हो तो वहां पर उसी वक्त आपको टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर देगी कोर्ट। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ जाते हो तो उसी वक्त आपको कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी, लेकिन उस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाएगी, नोटिस करेगी। अगर वाकई आपका राइट वायलेट हो रहा है तो कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। अब ई में कहता है कि स्टे प्रोसीडिंग्स इन एनी क्रिमिनल मैटर, किसी भी क्रिमिनल मैटर की प्रोसीडिंग्स को आप नहीं रोक सकते। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए ने बी को एक चेक दिया लोन पे करने के लिए, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, यानी ए ने पहले कोई कर्जा लिया हुआ था बी से, अब
ए ने बी को वो चेक दिया वो कर्जा पे करने के लिए, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया। यानी ए ने जो बी को चेक दिया था वो कोई फेक था जो कि बैंक में रिजेक्ट हो गया। तो अब बी क्या करता है, बी सेक्शन 489F ऑफ पीपीसी के तहत उसके खिलाफ केस करता है कि इसने जो मुझे चेक दिया था ये फेक था, ये रिजेक्ट हो गया है, डिसऑनर हो गया है। तो उसको पीपीसी के तहत 3 साल की सजा मिलेगी, लेकिन इसको वो कर्जा वापस नहीं मिलेगा जो बी ने ए को दिया था। अब कर्जा वापस करने के लिए इसने ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी के तहत उसको उस पे सूट फाइल की ताकि वो पैसे रिकवर कर सके। अब यहाँ पर एक कैन नॉट से दैट देयर आर प्रोसीडिंग्स अपॉन मी इन सिविल कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ मनी एंड स्टॉप दिस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मी। तो यहाँ पर ए ये नहीं कह सकता कि सिविल कोर्ट में रिकवरी ऑफ मनी के लिए मेरे ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लेकिन जो मेरे खिलाफ ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इनको रोक दो। तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर ए के फेवर में इंजंक्शन रिफ्यूज हो जाएगी। और एफ में कहता है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच वुड नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए जिसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकती, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, टाइप की सिचुएशन में भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। अब मिसाल के तौर पर आपने अपने होटल के लिए एक सिंगर को हायर किया कि वो 30 दिन तक आपके होटल में सिंगिंग करे। अब वो पहले वाले 10 दिन तो आता है लेकिन बाद में नहीं आता। तो यहाँ पर आप उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पर आना ही है, क्योंकि ये उसकी पर्सनल सर्विस है, पर्सनल क्वालिफिकेशन है। जैसे कि हम सेक्शन 21 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ के आए हैं कि अगर किसी की भी पर्सनल क्वालिफिकेशन है तो उसको वो करने पर उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो उसके लिए इंजंक्शन भी नहीं ली जा सकती, कोर्ट वहां पर इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप उस सिंगर के खिलाफ इंजंक्शन नहीं ले सकते कि वो आए और हमारे होटल में सिंगिंग करे। और जी में कहता है टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी न्यूसेंस। यानी जहां पर आप न्यूसेंस को रोकने के लिए इंजंक्शन लेना चाहते हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये वाकई न्यूसेंस है। अगर न्यूसेंस क्लियर नहीं है तो आपको इंजंक्शन नहीं दी जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके घर एक दिन जो है स्मोक आया, यानी एक साल में सिर्फ एक दिन स्मोक आता है, तो आप कहते हो कि ये न्यूसेंस है, रोका जाए। तो आप इस टाइप के केस में इंजंक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि न्यूसेंस के लिए ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम आए, यानी आपके घर वो रोज स्मोक आए तो वो न्यूसेंस होती है। तो इस टाइप की न्यूसेंस में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाकई न्यूसेंस है। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप इस टाइप की सिचुएशन में या इस टाइप के केस में इंजंक्शन नहीं ले सकते, या कोर्ट आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। या फिर इफ द बेल इज रिंग इन चर्च बट नो वन इज इनर्ड एक्सेप्ट यू। या फिर एक चर्च में एक घंटी बज रही है और कोई भी एना नहीं हो रहा, उससे सिर्फ आप ही हो रहे हो, तो इस टाइप की सिचुएशन में भी ये कोई क्लियर न्यूसेंस नहीं है कि आपको इस छोटी सी घंटी से एनहेंस हो रही है। तो इस टाइप की सिचुएशन में भी आपको कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। और एच में कहता है टू प्रिवेंट ए कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द एप्लीकेंट हैज अक्यूज्ड। यानी कंटिन्यूअस ब्रीच को रोकने के लिए आप इंजंक्शन नहीं ले सकते जहां पर एप्लीकेंट खामोश था। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई भी बंदा इंजंक्शन कर रहा था तो उस वक्त आप खामोश थे, तो बाद में भी आप इंजंक्शन नहीं ले सकते। इसमें एक मैक्सिम है डिले डिफीट्स जस्टिस, यानी अगर कोई भी बंदा डिले करता है तो जस्टिस डिफीट हो जाता है उसके लिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके घर के सामने कोई बिल्डिंग बना रहा है और आपके घर में उसकी वजह से लाइट भी नहीं आ रही और हवा भी नहीं आ रही, जो कि आपका राइट है लिमिटेशन एक्ट के तहत, तो वो बिल्डिंग बनती जा रही है लेकिन आप उसको रोक नहीं रहे। जब बिल्डिंग पूरी बन गई और उसके बाद आप इंजंक्शन नहीं ले सकते उसके खिलाफ के इसने बिल्डिंग बनाई है और मेरा राइट वायलेट हो रहा है, तो इस टाइप की सिचुएशन में भी आप इंजंक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर जब वो बना रहे थे और आप समझ रहे थे कि मेरा राइट वायलेट होने वाला है या हो रहा है, तब आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप डिले करते हो या खामोश रहते हो तो इस टाइप की सिचुएशन में आप इंजंक्शन नहीं ले सकते। आई में कहता है व्हेन इक्वली इफेक्शियस रिलीफ कैन सर्टेनली बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर यूजुअल मोड ऑफ प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी अगर पैसों में कंपनसेशन लिया जा सकता हो, यानी एक ऐसा यूएल मूड है जिसमें दोनों पार्टीज के लिए
इफेक्शियस रिलीफ हो, दोनों पार्टीज को रिलीफ मिल सकता हो, तो इस टाइप की सिचुएशन में इंजंक्शन नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस है तो वो हम 54 में पढ़ के आए हैं कि अगर ट्रस्ट का केस है, अगर कोई ट्रस्टी कोई ब्रीच कर रहा है तो उसके खिलाफ इंजंक्शन ली जा सकती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक एजेंट है, उसने एक कलरमैन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप इस हाउस को कलर करो। अब वो आधे हाउस को कलर कर देता है और आधे हाउस के बाद वो एजेंट दूसरा कलरमैन हायर कर देता है और उसको निकाल देता है। तो यहाँ पर ये कलरमैन इस एजेंट के खिलाफ इंजंक्शन नहीं ले सकता कि इसने मुझे हायर किया था, अब निकाल रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कलरमैन का पैसों का जो है नुकसान हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर कलरमैन को पैसे दिए जाएं तो वो उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ होगा। तो यहाँ पर कलरमैन को कंपनसेशन दिया जाएगा पैसों में, लेकिन वो इंजंक्शन नहीं ले सकता। या इसी तरह अगर किसी ने आपको मोबाइल सेल नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो आप उससे कंपनसेशन ले सकते हो, आप उसके खिलाफ इंजंक्शन ग्रांट नहीं करवा सकते कोर्ट से। जे में कहता है व्हेन द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट और हिज एजेंट हैज बीन सच एज टू दिस एंटाइटल हिम टू असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट। जहां पर एप्लीकेंट या फिर उसका एजेंट का जो कंडक्ट है वो अच्छा ना हो तो वो बंदा दिस एंटाइटल्ड हो जाएगा कोर्ट की असिस्टेंस से या मदद से। अब यहाँ पर जो मैक्सिम है वो ये अप्लाई होता है कि वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। यानी अगर कोई भी बंदा इक्विटी चाहता है तो वो भी क्लीन हैंड्स के साथ आए, उसने अगले बंदे से नाइंसाफी ना की हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी पार्टनर्स हैं। ए बी पे सू करता है इंजंक्शन के लिए कि वो पार्टनरशिप डेब्ट्स और इफेक्ट्स को रिसीव ना करे। तो पता चलता है कि ए ने खुद गलत तरीके से जो बुक्स फिल्म है वो पजेस किया हुआ है और बी को रिफ्यूज कर दिया है कि वो यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ए का खुद का कंडक्ट अच्छा नहीं है, उसने खुद बी से नाइंसाफी की है, तो वो यहाँ पर इंजंक्शन नहीं ले सकता, तो कोर्ट उसको इंजंक्शन रिफ्यूज कर देगी। अब दूसरा एग्जाम्पल है, ए क्रूसिबल बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है। यानी कोई गोल्ड का वर्क करता है और कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन से वो उस चीज़ को बनाता है और ये क्लेम करता है कि ये जिस डिज़ाइन से मैं बनाता हूँ ये पेटेंट है, यानी इसका राइट मैंने लिया हुआ है और इस डिज़ाइन का सिर्फ मैं ही क्रूसिबल बना सकता हूँ, कोई और नहीं बना सकता। तो बी उसकी उस डिज़ाइन को चोरी करता है और बी भी उसकी तरह ही वो क्रूसिबल बनाता है। तो ए उसके खिलाफ इंजंक्शन लेने जाता है। तो कोर्ट फाइंड करती है कि जो ए क्लेम कर रहा था कि ये मेरा क्रूसिबल डिज़ाइन जो है पेटेंट है, इसकी वो पेटेंट होती ही नहीं, यानी उसका वो पेटेंट राइट लिया ही नहीं होता, ए ने खुद झूठ बोला था। तो यहाँ पर ए किसी को भी वो पायरेसी करने से रोक नहीं सकता, उसकी डिज़ाइन को चोरी करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका वो पेटेंट राइट नहीं है उस पर। अब तीसरा इसका मिसाल है, इसमें ए जो है एक मैक्सिकन बाम सेल करता है और ये बताता है कि ये मखसूस कीमती अशिया से या कीमती रेयर एसेंसेस से बना हुआ है और इसमें खास मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। तो बी भी उसकी तरह एक बाम बनाता है और वो सेल करता है और उसको नाम देता है मैक्सिकन बाम। अब जो लोग वो बाम खरीदते हैं वो यही समझते हैं कि ये ए वाला ही मैक्सिकन बाम है। तो यहाँ पर ए बी पे केस करता है, यानी इंजंक्शन के लिए सू करता है कि वो इस सेल को रोके, उसकी सेल को रेस्ट्रेन करने के लिए इंजंक्शन सू करता है। तो बी कोर्ट में ये शो करता है कि जो ए बता रहा है कि मेरे मैक्सिकन बाम में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो इसके बाम में कुछ भी मौजूद नहीं, सिर्फ सस्ते किस्म की खुशबू मौजूद है और ये जो चीज़ें ए बता रहा है उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ इसके बाम में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ए का खुद का कंडक्ट अच्छा नहीं है, जो उसने डिस्क्रिप्शन बताई थी वो ऑनेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर ए इंजंक्शन नहीं ले सकता बी के खिलाफ और बी को नहीं रोक सकता वो सेल करने के लिए। अब आखिरी है के, व्हेन द एप्लीकेंट हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। यानी जहां पर जो केस करने वाला है उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो ही नहीं उस मैटर में, तो वो भी इंजंक्शन नहीं ले सकता, या ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। यानी अगर कोई बंदा ए की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है तो जो सी है जिसका कोई लेना देना ही नहीं ए से, वो यहाँ पर इंजंक्शन नहीं ले सकता और उसको इंजंक्शन ग्रांट भी नहीं की जाएगी। अब इस सारे टॉपिक का हम अगर क्विक रिव्यू करें तो नीचे वाले केसेस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जाएगी। ए में कहता है कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स को नहीं रोका जा सकता। बी में कहता है कि कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के
प्रोसीडिंग्स को नहीं रोक सकती या उनकी प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। और सी में कहता है कि किसी भी पर्सन को लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करने से नहीं रोका जा सकता, यानी किसी को भी आप रोक नहीं सकते कि वो पुलिस स्टेशन ना जाए केस करने के लिए या कोर्ट ना जाए केस करने के लिए। और डी में कहता है कि अगर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई गुड फेथ से कोई ड्यूटी कर रही है तो उसको भी नहीं रोका जा सकता। और ई में कहता है कि क्रिमिनल मैटर की प्रोसीडिंग्स को भी आप नहीं रुकवा सकते। और एफ में कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी इंजंक्शन नहीं ली जा सकती। और जी में कहता है कि जहां पर आप न्यूसेंस को रोकना चाहते हो लेकिन वो न्यूसेंस ना हो, यानी अगर आपने न्यूसेंस को रोकने के लिए इंजंक्शन ली है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये वाकई न्यूसेंस है। अगर न्यूसेंस क्लियर नहीं है तो वहां पर भी आप इंजंक्शन नहीं ले सकते। और एच में कहता है कि कंटिन्यूइंग ब्रीच को रोकने के लिए इंजंक्शन नहीं ली जा सकती जहां पर एप्लीकेंट खामोश था, यानी जब उसका राइट वायलेट हो रहा था तब खामोश था, बाद में भी वो जाके इंजंक्शन नहीं ले सकता। यहाँ पर वो मैक्सिमम अप्लाई होगा डिलेड डिफीट जस्टिस। और आई में कहता है कि जहां पर किसी बंदे को इंजंक्शन के अलावा कोई और रिलीफ दिया जा सकता हो, यानी पैसों में अगर उनको कंपनसेशन दिया जाए तो वो उसके लिए मुनासिब रिलीफ हो, एडिक्वेट रिलीफ हो, तो वो बंदा भी इंजंक्शन नहीं ले सकता या उसको इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर कोई भी बंदा कलर कर रहा है, आधे घर को कलर कर चुका है और उसके बाद उसका मालिक या फिर कोई ठेकेदार उसको कहता है कि अब आप ना करो, अब मैं दूसरा कलर मैन हायर कर रहा हूँ, तो वो बंदा इसके खिलाफ इंजंक्शन नहीं ले सकता। उस कलर मैन को अगर कंपनसेशन भी दिया जाए तो वो उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ है। तो इस टाइप की सिचुएशन में कलर मैन को इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। कहता है कि जहां पर जो एप्लीकेंट है या फिर उसका एजेंट उनका खुद का कंडक्ट अच्छा नहीं है तो वो कोर्ट की असिस्टेंस से डिसएंटाइटल्ड हो जाएंगे। और के में कहता है कि जहां पर एप्लीकेंट का कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो किसी मैटर में तो वो भी इंजंक्शन नहीं ले सकता। ऐसी सिचुएशन में उसको इंजंक्शन नहीं दी जाएगी, ग्रांट नहीं करी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके लॉ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।